आगे बढ़ेंगे 1 मिनट 1 खबर में। अब बताते हैं आपको हर खबर विस्तार से। बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ही राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने इस तरह का फैसला लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में मतदान कराए जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद ममता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दक्षिण 24 परगना जिलाয় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। বুঝুন অবস্থা, এগুলো কি নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে? पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होगा, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा, तीसरे चरण में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, 5वें चरण में 17 अप्रैल, छठे चरण में 22 अप्रैल, 7वें चरण में 26 अप्रैल और 8वें चरण में 29 अप्रैल को, जबकि नतीजे 2 मई को आएंगे। ममता बनर्जी के साथ साथ कांग्रेस ने भी असम और बंगाल में 7 से 8 चरणों में चुनाव किए जाने पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा पर ममता के अलावा कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पूछा कि क्या कोई कुटिल योजना है। पृथ्वीराज चव्हाण ने ट्वीट किया और कहा कि अगर केरल में 140, तमिलनाडु में 234 और पुदुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव एक चरण में कराए जा सकते हैं, तो असम में 126 और पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 7 से 8 चरणों की क्या जरूरत है? क्या कोई कुटिल योजना है? वहीं शुक्रवार को जम्मू पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों में डटकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस डट के मुकाबला करेगी, कांग्रेस कैंपेन करेगी, सभी मिलकर कैंपेन करेगी। कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि हम हर जगह 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने की कोशिश का आरोप लगाया है। और आइए अब 1 मिनट में जानते हैं किन किन 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा की गई। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सभी 5 राज्यों में मतदान के नतीजे 2 मई को एक साथ आएंगे। इसी के साथ इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए सबसे ज्यादा यानी 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 27 मार्च को पहले चरण में 30 सीट पर मतदान होगा। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में अगली 30 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। 6 अप्रैल को तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान होगा, जिसमें 45 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को छठे चरण में 43 सीटों पर और 26 अप्रैल को 7वें चरण में 36 सीटों पर, जबकि 29 अप्रैल को 8वें चरण में 35 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। वेस्ट बंगाल 8 phases. Counting shall be done on 2nd May 2021. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपीएम और टीएमसी पर बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बंगाल में 34 साल तक सीपीएम और 10 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद बंगाल बर्बादी की कगार पर कैसे पहुंच गया। जो राज्य औद्योगिक राज्य के रूप में जाना जाता था, उसे बीते 44 सालों में इन पार्टियों ने मिलकर तबाह कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हाईवे बनाने के लिए बहुत पैसे दिए थे। मैं जानता हूं कि हाईवे बनाने के लिए जो पैसा दिया गया, अब वो न लटकेगा, न भटकेगा, न अटकेगा और हाईवे बनेगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा यह पश्चिमी बंगाल की एक महामारी है, पैंडेमिक है, कोरोना जैसी। इस महामारी की वैक्सीन भारत में यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे प्रधानमंत्री के पास है और किसी के पास नहीं। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं की आज जम्मू में बैठक होनी है। 1 मिनट में समझिए पूरी खबर।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण भारतीयों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर पार्टी के भीतर कुछ वरिष्ठ नेता इससे नाराज हैं। माना जा रहा है कि पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बगावती तेवर अपनाते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले वो 23 नेता आज जम्मू में पार्टी नेतृत्व और गांधी परिवार को कड़ा संदेश दे सकते हैं। कांग्रेस के G23 गुट की आज जम्मू में बैठक होने जा रही है। बैठक कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर हो सकती है, जिसमें शामिल होने के लिए कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर जैसे कई नेता रात को ही पहुंच चुके हैं। कुछ और नेता आज पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि ये नेता पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चर्चा कर सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस के ये 23 नेता जम्मू में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, विवेक तनखा और गुलाम नबी आजाद जम्मू में एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मंदी का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। आइए आपको समझाते हैं एक मिनट। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में GDP में 8% की गिरावट आने का अनुमान है। ये आंकड़े NSO ने जारी किए हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहली तिमाही में GDP में 24.4% की गिरावट आई थी, जबकि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन GDP में 7.3% की गिरावट रही थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। GDP किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। अधिक GDP का मतलब है देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर GDP बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इसका यह भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर सुधर रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौन सा क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। अलकायदा के 11 आतंकियों के खिलाफ NIA ने दाखिल की है चार्जशीट। NIA ने पश्चिम बंगाल और केरल के अलकायदा के AQIS आतंकी संगठन के 11 आतंकियों के खिलाफ दिल्ली में NIA की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। NIA के मुताबिक आतंकी मुर्शीद हसन उर्फ सौफीक मौला, मैनुल मंडल, लीन अहमद उर्फ लियोन, नजमुल शाकिब, याकूब बिस्वास, शमीम अंसारी, अबू सुफियान, अतिउर रहमान, अल मामून कमाल, अब्दुल मोमिन मंडाल के खिलाफ IPC की धारा 120B, 121, 121A, 122 और सेक्शन 16, 18, 18B, 20, 38, 40 गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट और सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की गई है। NIA अधिकारियों के मुताबिक जांच एजेंसी को जानकारी मिली थी कि मुर्शीद हसन के नेतृत्व में अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल पश्चिम बंगाल और केरल में सक्रिय है और देश के कई शहरों में एक साथ बड़े धमाके की साजिश तैयार कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। यवतमाल के कलेक्टर देवेंद्र सिंह ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये आदेश जारी किया है। इसके साथ ही यवतमाल की 7 तहसील में 116 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में मोबाइल वैन के जरिए कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक फिर से कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोर्स और दूसरी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वर्धा जिले में पिछले 10 दिन में कोरोना के 1126 मरीज बढ़े हैं। पिछले हफ्ते भी वर्धा में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर 1 मार्च से मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं होगी। 1 घंटे में मंदिर के भीतर 100 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.